नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश, दुनिया, राजनीति, समाज और आपके लिए जरूरी हर बड़ी खबर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार में बजा चुनावी बिगुल। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होगा मतदान। नतीजों का ऐलान 14 नवंबर को। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन का राज्यसभा सचिवालय दौरा। अधिकारियों से की बातचीत। सचिवालय के कामकाज की समीक्षा। संसद भवन में कल विभिन्न दलों के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। भारत कतर के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत करने पर विचार। दोहा में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कतर के वाणिज्य मंत्री के बीच वार्ता। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही। मरने वालों की संख्या हुई 28। कई लोग अब भी लापता। बारिश से बचाव अभियान में बाधा। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का ऐलान। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों को चिकित्सा का मिलेगा सम्मान। 10 दिसंबर को आयोजित होगा पुरस्कार समारोह। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी। बिहार में 243 सदस्य विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को पूरा हो रहा है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है, जिनमें पुरुष मतदाता 3.92 करोड़ यानी 3 करोड़ 92 लाख और महिला मतदाता 3 करोड़ 50 लाख हैं। 14 लाख मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट डाल सकेंगे। तो कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। सीनियर सिटीजन्स लगभग 4 लाख हैं। 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाता लगभग 14,000 हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स लगभग 14 लाख हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। बिहार चुनाव के लिए 90,712 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग होगी। जैसा कि अब आप सबको विदित है, इस बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए, उनकी सुविधा के लिए हर मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदाता न हो, ऐसा लक्ष्य रखा है। इसके चलते पोलिंग स्टेशंस की संख्या में वृद्धि हुई और अब बिहार में 90,712 पोलिंग स्टेशंस हैं। एवरेज वोटर्स पर पोलिंग स्टेशन लगभग 818। वुमेन मैनेज्ड 1044 और मॉडल पुलिस स्टेशन लगभग 1350। पहले चरण के लिए अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी होगी। 17 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 6 नवंबर को होगा। वहीं दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी। 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 11 नवंबर को होगा। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को।
स्क्रूटनी 18 और 21, विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से अक्टूबर के अंत में छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने का आग्रह किया था, जिससे अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव मतदाताओं के लिए बहुत ही सुगम और सरल होंगे। कानून व्यवस्था पर पूर्ण निगरानी रखी जाएगी। हर लेवल पर, हर स्तर पर चुनावी कर्मियों की तैनाती है। पोलिंग पर्सनल लगभग 4.5 लाख, सेक्टर ऑफिसर्स लगभग 9,600, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगभग 17,800, माइक्रो ऑब्जर्वर्स फॉर काउंटिंग 4,800, काउंटिंग ऑफिशियल लगभग 28,000, पुलिस ऑफिशियल 2.5 लाख और जहां पर भी आइडेंटिटी ऑफ वोटर्स का इश्यू आता है, सहायता देने के लिए आंगनवाड़ी सेविकास भी उपलब्ध रहेंगी और कुल मिलाकर 8.5 लाख चुनावी कर्मी बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2025 में रहेंगे। राजनीतिक दलों ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत किया है। अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। देखिए, जिस घड़ी का इंतजार था वो चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। एनडीए ने अच्छा काम बिहार के अंदर किया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। लालू राबड़ी जी का राज और 20 साल का नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का राज, उसके बीच में चुनाव होगा और हम 200+ सीट जीतेंगे। जो बिहार के अधिकार, हक और बिहार के लोगों के साथ इंसाफ कर सके, ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए। और इस बार सब लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बने। सब चीजें बिहार के लोग महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं और आने वाले समय में उनको वो चाहेंगे कि बिहार का नक्शा बदले, बिहार का चित्र बदले, बिहार आगे बढ़े, बिहार को एक अच्छी सरकार, साफ सुथरी सरकार प्राप्त हो। सस्ती बिजली मिलती है, पेंशन मिल रहा है, बहनों बेटियों को 10,000 रुपये मिल रहे हैं, किसानों के अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो क्या नीतीश जी की सरकार और क्या भारत सरकार, और सही में ये डबल इंजन सरकार भी है और नेता भी डबल इंजन है। नीतीश जी और उनसे अधिक लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री बिहार में, क्योंकि बिहार के लोग ये मानते हैं, समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के विकास के लिए समर्पित हैं। उन्होंने नीतीश जी को अपना छोटा भाई भी कहा है ना, दोनों मिलकर काम करेंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज राज्यसभा सचिवालय का दौरा किया। इस दौरान सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सचिवालय के अधिकारियों से बातचीत की और सचिवालय के कामकाज की समीक्षा की, जिसमें सदन और उसके सदस्यों को विधान संबंधी, प्रशासनिक और प्रक्रिया संबंधी समर्थन प्रदान करने की भूमिका भी शामिल है। सभापति को सचिवालय के विभिन्न विभागों और पहलों की विस्तार से प्रस्तुति दी गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को संसद भवन के एनेक्सी भवन में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति और एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद से मुलाकात बेहद अच्छी रही। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का कार्यकाल सामाजिक न्याय और जन कल्याण के प्रति समर्पण और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा अत्यंत प्रेरणादायक रही है। उनके मार्गदर्शन और दूरदर्शी नेतृत्व से निरंतर सीखने को मिलता है। इस अवसर पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2022-23 के लिए माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए।
माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार का एक अहम कार्यक्रम है। इसका मकसद है छात्र समाज की सेवा करके अपना व्यक्तित्व और चरित्र बेहतर बना सकें। ये योजना 1969 में शुरू हुई थी, जब महात्मा गांधी की 100वीं जयंती मनाई जा रही थी। 1993-94 में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने माय भारत एनएसएस पुरस्कार की शुरुआत की थी। ये पुरस्कार उन युवाओं को दिया जाता है जो समाज सेवा, सामुदायिक विकास और देश के निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये उनके योगदान को सम्मान देने का एक तरीका है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय शिष्टमंडल 5 से 12 अक्टूबर तक ब्रिजटाउन, बारबाडोस में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए रवाना हो चुका है। भारतीय संसदीय शिष्टमंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के अलावा कई सांसद प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में भारत के 24 राज्य, संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों के 36 पीठासीन अधिकारी और 16 सचिव भी भाग लेंगे, जो सीपीए के सदस्य भी हैं। लोकसभा अध्यक्ष इस सम्मेलन में राष्ट्रमंडल एक वैश्विक भागीदार विषय पर आम सभा को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के दौरान विभिन्न विषयों पर 7 कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। अध्यक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से लोकतंत्र को बढ़ावा देना और डिजिटल विभाजन को कम करना, इस विषय पर आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करेंगे। और इस यात्रा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे और अन्य राष्ट्रमंडल देशों के समकक्ष पीठासीन अधिकारियों के साथ पारस्परिक हित और संसदीय सहयोग के मामलों पर चर्चा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष बारबाडोस प्रवास के दौरान बारबाडोस के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और जो प्रवासी भारतीय हैं उनके साथ संवाद भी करेंगे। और इन तमाम अहम खबरों के बाद एक नजर देश और दुनिया की कुछ और बड़े अपडेट्स पर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका प्रशिक्षित, प्रतिभाशाली और कुशल युवा वर्ग है, जिसे शिक्षा और नवाचार आधारित अनुसंधान से जोड़कर भारत को वैश्विक शक्ति बनाया जा सकता है। वो दिल्ली फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में देश में रक्षा विनिर्माण के अवसरों पर एक राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का कल उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय औद्योगिक नीतियों और बुनियादी ढांचे के विकास को रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ जोड़ना है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने आज दिल्ली में ध्यानचंद स्टेडियम में सरदार एट 150 एकता दौड़ पहल का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि मंत्रालय 31 अक्टूबर को देश के सभी जिलों में पदयात्राओं के साथ भारत के पहले गृह मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापट्टनम बंदरगाह से बड़े गैस वाहक पोत शिवालिक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिवालिक को हाल ही में भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा 10 सितंबर 2025 को पोत परिवहन में शामिल किया गया है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 3 का पूर्ण सम्मेलन नवंबर महीने में कोहिमा में होने जा रहा है। इस सम्मेलन की तैयारियों को लेकर नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष शेरिंगैन लोंगकुमेर ने पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित मुख्य संसदीय पहलू पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने देश के विनिर्माण आधार को विविधता प्रदान करने और सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। दिल्ली में वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही की नीति आयोग की ट्रेड वॉच तिमाही रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में सुधार करना आवश्यक है। भारतीय वायुसेना इस महीने की 8 तारीख को अपनी वर्षगांठ मनाएगी।
ये 93वीं वर्षगांठ होगी। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने आज गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना केंद्र पर फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया। इस दौरान वायुसेना के जवानों ने बैंड की धुन पर कदम से कदम मिलाकर मार्च किया और अपनी वीरता का परिचय दिया। इस अवसर पर वायुसेना के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। भारतीय नौसेना ने आज विशाखापट्टनम में नौसेना की गोदी में कार्यक्रम के दौरान दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले पानी के जलपोत अंद्रोथ को अपने बेड़े में शामिल किया है। अंद्रोथ के शामिल होने से नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमताएं बढ़ जाएंगी, जिसका लाभ मुख्य रूप से तटीय और उथले पानी में होने वाले अभियानों को मिलेगा। दोहा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा दोहा स्थित भारतीय दूतावास परिसर में पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक मिशन के रूप में विकसित होगा। अमेरिका में संघीय सरकार के 6 दिन से जारी शटडाउन को खत्म करने के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों के बीच गतिरोध बना हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसके कारण सरकारी कर्मचारियों की छंटनी शुरू हो चुकी है और उन्होंने डेमोक्रेट्स को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल दोहा में कतर भारत संयुक्त व्यापार और वाणिज्य आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए कतर की राजधानी दोहा के दौरे पर हैं। पीयूष गोयल ने कतर के वाणिज्य और उद्योग मंत्री शेख फैसल बिन थानी बिन फैसल अल थानी के साथ एक सार्थक द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान भारत कतर द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई है। साथ ही व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग के क्षेत्र में बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, जिससे अधिक सहयोग के अपार अवसर खुलेंगे। इसके बाद उन्होंने आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग पर भारत कतर मंत्रिस्तरीय संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की। दोनों पक्षों ने हमारे मजबूत द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाते हुए भारत कतर साझेदारी को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दोहा में यूपीआई पेमेंट सिस्टम भी लॉन्च किया, जिससे कतर मिडिल ईस्ट का दूसरा देश बन गया जहां यूपीआई काम करेगा। इससे यहां रहने वाले भारतीय आबादी को लेन देन में काफी आसानी होगी। I'm very delighted at the opportunity to launch UPI and UPI transactions, which is not just a technology solution, not just a digital payment solution, but has the potential to revolutionize trade between Qatar and India as we seamlessly integrate the payment systems of Qatar and India. Our people of Qatar and India will be able to trade more, trade smarter, at lower cost. The movement of money and capital will be faster, almost real time, with a very, very low cost associated to it. कुछ और अहम खबरें। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में हुए विनाशकारी भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। राहत और बचाव अभियान जारी है। कई लोग अभी भी लापता हैं। सैकड़ों पर्यटक पहाड़ी इलाकों में फंसे हुए हैं। स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। सिलीगुड़ी रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाढ़ और भूस्खलन में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को होमगार्ड की नौकरी देने की भी घोषणा की। इस क्षेत्र में शनिवार रात और रविवार तड़के 12 घंटे से ज्यादा समय में 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में दार्जिलिंग के मिरिक, सुखिया पोखरी और जोरे बांग्लो और जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा शामिल हैं। आपदा के 24 घंटे बाद भी कई बस्तियों का सड़क से संपर्क टूटा हुआ है। और आइए बुलेटिन में अब आगे देखते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना मेट्रो के एक हिस्से का उद्घाटन किया। ये कॉरिडोर 3.45 किलोमीटर लंबा है और प्राथमिकता कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसमें 3 स्टेशन पाटलिपुत्र बस टर्मिनल,
जीरो माइल और भूतनाथ शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 6 भूमिगत मेट्रो स्टेशन के साथ ही उन्हें जोड़ने वाली 9.35 किलोमीटर लंबी सुरंग का शिलान्यास भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोई भी सफाई कर्मियों का शोषण नहीं कर पाएगा और जल्द ही उनके खाते में 16 से 20 हजार रुपए भेजे जाएंगे। स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह को वो संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत उत्कृष्ट योगदान करने वाले स्वच्छता मित्रों का सम्मान किया और स्वच्छता किट वितरित की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने श्रद्धांजलि योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य के बाहर असम के किसी भी व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में राज्य सरकार हेल्पलाइनों में शिकायत प्राप्त होने पर मृतक की असम में सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में नेशनल स्कूल गेम्स का उद्घाटन फुटबॉल किक मारकर किया और खिलाड़ियों को पूर्ण सहयोग और सुरक्षा का आश्वासन दिया। इस प्रतियोगिता में देश भर के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें फुटबॉल, वुशु, ताइक्वांडो और टेबल टेनिस जैसे खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न विभागों के लिए निर्मित अतिरिक्त भवनों का उद्घाटन किया। उन्होंने पलानी, तिरुपत्तूर, गुडालूर, शंकरपुरम और मेलूर सरकारी जिलों के सरकारी अस्पतालों में 108.50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अतिरिक्त भवनों का भी उद्घाटन किया। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने बृहन मुंबई महानगर पालिका के आगामी चुनाव के लिए वार्ड परिसीमन को मंजूरी दे दी है। अंतिम वार्ड संरचना महाराष्ट्र सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की गई। महाराष्ट्र में विभिन्न नगर निगमों के चुनाव इस साल के अंत तक होने की संभावना है। इनमें बीएमसी का चुनाव भी शामिल है। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल की ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों की हालत गंभीर है। प्रशासन के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। इस साल सर्दियां जल्द दस्तक दे रही हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते में गुलमर्ग और हिमाचल के कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। पहाड़ बर्फ की चादर से ढक गए, जिससे नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा है। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 11 नवंबर को 8 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान का ऐलान किया है। इसके नतीजे बिहार चुनाव के नतीजों के साथ ही 14 नवंबर को आएंगे। जम्मू और कश्मीर के बडगाम और नागरोटा सीट, जहां उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे और देवेंद्र सिंह राणा की मौत के कारण सीट खाली हुई है। वहीं राजस्थान के अंता विधानसभा क्षेत्र में कंवरलाल के अयोग्य घोषित होने के कारण उपचुनाव होगा। झारखंड के घाटशिला मौलिक अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में रामदास सोरेन के निधन के कारण उपचुनाव होगा। तेलंगाना के जुबली हिल्स में मंगती गोपीनाथ के निधन की वजह से उपचुनाव कराया जा रहा है। पंजाब के तरनतारन में डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहेल के निधन के कारण उपचुनाव होना है। मिजोरम के डापा, ओडिशा के नुआपाड़ा सीट पर भी उपचुनाव होना है। आज से नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरुआत हो गई है। मेरी ई ब्रून को, फ्रेड रेम्सडेल और शिमोन साकागुची को पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस पर उनके काम के लिए इस साल के चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें यह प्राइज पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के क्षेत्र में किए गए रिसर्च के लिए दिया गया है। इसमें उन्होंने खोज की है कि शरीर के शक्तिशाली इम्यून सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाता है ताकि ये गलती से हमारे अपने अंगों पर हमला ना करे। दरअसल हमारा इम्यून सिस्टम हर दिन हजारों लाखों सूक्ष्म जीवों से हमारी रक्षा करता है और ये सभी सूक्ष्म जीव अलग अलग दिखते हैं। कई ने तो अपने आप को मानव कोशिकाओं जैसा दिखाने की क्षमता भी विकसित कर ली है, जिससे इम्यून सिस्टम को यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि हमला किस पर करना है और किसकी रक्षा करनी है। पुरस्कार समारोह 10 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा, जो इन पुरस्कारों की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Mary Branco, Fred Ramsdell, and Shimon Sakaguchi
for their discoveries concerning peripheral immune tolerance. Here are the three laureates. और खबरों का सिलसिला सनसद टीवी पर जारी रहेगा। फिलहाल आज की खबर में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मारवाड़ फेस्टिवल की झलकियों के साथ। नमस्कार। वो बुलेटिन जिसका था इंतजार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। मैं हूं प्रीति सिंह। वापस आ रहा है आपकी स्क्रीन पर हर बड़ा अपडेट, हर अहम जानकारी। पेश है वही भरोसेमंद बुलेटिन। आज की खबर रात 8 बजे सनसद टीवी पर।